बहन जी मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने बहन जी, हमने तो सोचा ही नहीं था कि आपकी बेटी इतनी ज्यादा काली निकलेगी। बहन जी ऊपर वाले ने तो 2 ही रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। अगर मेरी बेटी काली है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी उससे शादी ही नहीं करेगा। किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवा सकती। इतना कहकर वो औरत और उसका लड़का वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बेचारी पूजा बुरी तरह से रोने लगती है। माँ आप मेरी शादी मत कीजिए, मुझे पता है कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं इतनी काली हूँ कि किसी को भी पसंद नहीं आने वाली। तभी वहाँ पर अपने कॉलेज से सिमर घर पर आती है। चलो तुम्हें इतना तो पता चल ही गया कि तुम्हारे कालेपन की वजह से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। सिमर ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बेचारी पूजा को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कई महीनों तक नर्मदा अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढती रहती है, लेकिन उसके कालेपन की वजह से कोई भी उससे अपने बेटे का रिश्ता नहीं करता। एक दिन सीमा नाम की एक औरत अपने बेटे का रिश्ता लेकर नर्मदा के घर पर आती है, जहां उसकी नजर सिमर पर पड़ती है। सिमर बहुत ही गोरी और सुंदर थी, इसी के चलते सीमा कहती है, बहन जी मेरे 2 बेटे हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना आपकी दोनों बेटियों से अपने बेटों की शादी करवा दूं, क्योंकि मुझे आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई हैं। ये रिश्ता तो नर्मदा के लिए सोने पर सुहागा था। वो अपनी दोनों बेटियों की शादी सीमा के दोनों बेटों से कर देती है, जिसके बाद सीमा अपनी दोनों बहुओं को घर ले आती है। लेकिन इस बात से सिमर को बहुत ऐतराज था, क्योंकि उसे अपनी बहन जरा भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो जब अपनी सास को अपनी बहन से बहुत प्यार से बात करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है मेरी सास को मेरी काली कलूटी बहन। इसे तो बहन बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस ससुराल पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक होना चाहिए। फिर क्या था, उस दिन के बाद से सिमर अपनी सास के कान भरना शुरू कर देती है। वो अपनी सास को अपनी बहन के ही खिलाफ भड़काती है, जिसके चलते सीमा अपनी काली बहू को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। जब देखो काम चोरी करती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? अरे अभी तक घर की सफाई भी नहीं हुई है, नाश्ता भी नहीं बना हुआ है, ऊपर से घर में पूजा भी नहीं हुई है। माँ जी आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और रोजाना तो मैं ही सारा काम करती हूँ। एक दिन का काम सिमर नहीं कर सकती क्या? देखा माँ जी कितना भी काम कर लूं, लेकिन दीदी को तो यही लगता है कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती। सिमर बिल्कुल सही कहती थी, तुम्हें हम दोनों से बहुत ज्यादा चिढ़ है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काली हो। अरे ऐसी बहू मुझे चाहिए ही नहीं। चल अभी के अभी इस घर से बाहर निकल। फिर सीमा उसका हाथ पकड़ती है और उसे घर के दरवाजे से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो घर के दरवाजे को बंद कर लेती है। माँ जी दरवाजा खोलिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी। लेकिन फिर भी उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती। उन दिनों पूजा का पति योगेश भी गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में गया हुआ था। अकेली बेचारी पूजा वहाँ से चुपचाप चली जाती है और चलते चलते उसे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास रहने का कोई ठिकाना तो है नहीं। चलो यहीं पर ही रह लेती हूँ। फिर पूजा उस टूटी फूटी झोपड़ी में ही रहने लगती है, जहाँ उसे एक देवी माँ की मूर्ति भी दिखाई पड़ती है। वो देवी माँ की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर वहीं पर अपना गुजारा करने लगती है। लेकिन पूजा कई दिनों तक भूखी प्यासी रहती है, पर उसे कोई भी खाना तक नहीं देता। भीख मांगने से अच्छा उसे काम ढूंढना सही लगता है। फिर वो मुखिया के घर में साफ सफाई का काम शुरू कर देती है, जिसके चलते मुखिया उसे 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसे भी देता है। एक दिन पूजा अपने आप से कहती है, अरे आखिर कब तक मैं इस तरह नौकरी
करती रहूंगी। मुझे पार्लर का सारा काम आता है, लेकिन मुझे पार्लर की नौकरी कहीं मिल ही नहीं रही। क्यों ना मैं खुद का ही एक पार्लर खोल लूं, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बेचारी पूजा पार्लर खोलने के लिए मुखिया से कुछ पैसे उधार ले लेती है। इसके बाद वो एक छोटा सा पार्लर खोल लेती है। वो काली थी, जिसके चलते उसके पार्लर में कोई भी नहीं जाता था। कौन जाएगा इस काले करोटी के पार्लर में? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता कि इसके पार्लर में जाकर किसी को कोई निखार आएगा। इतनी बदसूरत पार्लर वाली के पार्लर में कोई नहीं जाने वाला। अरे जो खुद को खूबसूरत नहीं बना सकती, वो दूसरों को क्या बनाएगी। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है और बेचारी पूजा ये सब कुछ सुन लेती है। जिसके बाद वो रोते हुए अपने पार्लर में रखी हुई देवी माँ की मूर्ति से कहती है, देवी माँ, मेरी मदद करो। मैंने मुखिया जी से पैसे लिए हैं, मुझे उनके पैसे भी चुकाने हैं। ऊपर से मेरे काले रंग की वजह से मेरे पार्लर में कोई भी नहीं आया। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही पूजा इतना कहती है, वहाँ देवी माँ की मूर्ति से एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। तुम चिंता मत करो, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन अब आगे तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। मैं तुम्हें एक जादुई सोने का ब्यूटी पार्लर देती हूँ। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और देखते ही देखते पूजा का वो छोटा सा ब्यूटी पार्लर एक जादुई सोने के ब्यूटी पार्लर में बदल जाता है, जहाँ पर मेकअप, टेबल, चेयर हर चीज सोने की होती है। अगर तुम किसी भी इंसान को इस सोने की ब्यूटी पार्लर में मेकअप करोगी तो वो बहुत ही सुंदर और गोरा हो जाएगा। चाहे तो अपने ऊपर तुम ये करके देख सकती हो। फिर जैसे ही पूजा सोने के जादुई ब्यूटी पार्लर का मेकअप अपने चेहरे पर लगाती है तो वो बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाती है। फिर वो उस परी का शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ से एक काली सी मॉडर्न लड़की जा रही होती है। वो पूजा का सोने का ब्यूटी पार्लर देखकर उसके ब्यूटी पार्लर में आती है और कहती है, देखो मेरा कोई अच्छा सा मेकअप कर दो जिससे मैं थोड़ी सी गोरी नजर आऊं। आज मेरा एक फंक्शन है, मुझे उसमें बहुत सुंदर दिखना है। करीना ऐसा कहकर कुर्सी पर बैठ जाती है। जिसके बाद पूजा जादुई मेकअप लेकर करीना के चेहरे पर मेकअप करती है। इतना करते ही वो बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है। जब करीना अपने आप को शीशे में देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। ओह माय गॉड, क्या ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तुमने तो मेरी काया ही पलट दी। ये सब तुमने कैसे किया? मैं तो बहुत खूबसूरत लग गई हूँ। मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो मेरी तरफ से ट्रिपल पैसे। करीना इतना खुश हो चुकी थी कि वो पूजा को उसकी मेहनत के ट्रिपल पैसे देकर जाती है। वहीं पूजा भी बहुत खुश होती है। जिस फंक्शन में करीना जाती है वहाँ उसकी सभी सहेलियाँ उसके गोरे रंग को देखकर बहुत प्रभावित होती हैं और उससे उसके पार्लर के बारे में पूछती हैं। पता नहीं, कोई नया पार्लर था, वो भी पूरा सोने का, और वो पार्लर वाली भी सुंदर और गोरी थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ। फिर करीना की सारी सहेलियाँ उसके साथ पूजा के सोने के ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, जहाँ करीना उन्हें भी गोरा करने के लिए बोल देती है। फिर पूजा ने एक एक करके सभी को मेकअप किया और वैसे ही वो गोरी और सुंदर हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। क्या बात है, ये ब्यूटी पार्लर तो जादुई सोने का ब्यूटी पार्लर है, जहाँ कोई भी काला आएगा तो वो गोरा होकर ही बाहर जाएगा। फिर क्या था, उस दिन के बाद से पूजा बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। उसके पार्लर के बाहर लाइन लगी हुई होती है। जब इसके बारे में सिमर और सीमा को पता चलता है तो उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है और वो दोनों पूजा से माफी मांगने उसके पास जाती हैं।
मुझे माफ कर दो बहू, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो तुम्हारी बहन सिमर ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था और मैं उसकी बातों में आ गई। मुझे माफ कर दे बहू। हाँ दीदी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा किया है। नहीं, बल्कि आप लोगों ने मेरे साथ जो किया वो बहुत अच्छा किया। आज आप लोगों की बदौलत ही मैं इस मकाम पर हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ छोड़कर आप लोगों के साथ चलूंगी तो ऐसा नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने मुझे छोड़ा था, एक ठोकर खाकर मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कभी मेरी जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। पूजा का ये जवाब सुनकर सिमर और सीमा वहाँ से वापस चली जाती है। फिर कुछ दिनों में ही पूजा का पति योगेश उसके पास आता है और उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी माफी मांगता है। उस दिन के बाद से योगेश अपनी सुंदर सी पत्नी के साथ ही रहने लगता है और यहाँ पूजा अपने जादुई सोने के ब्यूटी पार्लर को अच्छे से चलाती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी से लड़की का एक बड़े से मॉल में ब्यूटी पार्लर था। मोनिका को बचपन से ही लोगों का मेकअप करने का शौक था। मोहल्ले की औरतें करवा चौथ और बाकी त्योहारों पर मोनिका से ही मेकअप करवाती थीं। मोनिका के शौक को देखते हुए उसके पिता ने मॉल में उसका एक ब्यूटी पार्लर खुला दिया। उसके पार्लर में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। मोनिका अपने काम में जितनी अच्छी थी उससे कहीं ज्यादा घमंडी थी। एक बार एक गरीब लड़की अर्चना मोनिका के ब्यूटी पार्लर में आती है। दीदी, क्या आप मेरा मेकअप कर देंगी? नेक्स्ट वीक मेरी शादी है। हाँ, क्यों नहीं। तो बताओ कौन सा वाला पैक लोगी तुम? 2000 वाला, 5000 वाला या फिर हमारे ब्यूटी पार्लर का सबसे बेस्ट 7000 वाला स्पेशल पैक? नहीं दीदी, मेरे पास तो बस 1000 रुपए ही हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। प्लीज मेरा मेकअप कर दीजिए। क्या कहा? 1000 में मेकअप कर दूं? मेरे फेस पर क्या पागल लिखा है? अरे जब पैसे नहीं है तो इतने बड़े ब्यूटी पार्लर में तो आई ही क्यों? और आई भी तो पहले भीख मांगकर पैसे इकट्ठे कर लेती, फिर आती ना। बेकार ने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। चल भाग यहाँ से, स्टूपिड कहीं की। इतनी खरी खोटी सुनकर अर्चना बहुत दुखी होती है और वहाँ से दौड़कर अपना मुँह छुपाकर भाग जाती है। मोनिका के हाथों मेकअप करवाने के लिए दूर दूर से अच्छे घरों की लड़कियाँ और महिलाएं आती थीं और इस काम के बदले उसे मोटी रकम देकर जाती थी। इसलिए मोनिका के अंदर घमंड आ गया था। वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। एक दिन मोनिका की आंटी की लड़की अनीता अपनी दीदी के ब्यूटी पार्लर में आती है। अरे अनीता, तू यहाँ क्या कर रही है? और आ भी गई तो कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन कर आती। ऐसे ही फटीचर हालत में आ गई। पता है यहाँ मेरी कितनी रेपुटेशन है? मेरी इज्जत का फालूदा करवाएगी क्या? मोनिका की बात सुनकर अनीता के चेहरे का रंग उतर जाता है। वो बड़े अरमान लेकर अपनी दीदी से मिलने आई थी। अपनी दीदी के इस रूखे व्यवहार के चलते वो बेचारी निराश होकर पार्लर से चली जाती है। उसी शाम काम खत्म होने के बाद मोनिका पार्लर बंद करके अपने घर जा रही होती है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं होती, जिस वजह से वो बस स्टॉप पर जाती है। लेकिन बस का इंतजार करते करते उसे बहुत देर हो जाती है और बस भी नहीं आती। फिर मोनिका कहती है, ओहो, ये बस को भी आज ही लेट होना था क्या? पूरा 1 घंटा हो गया है वेट करते करते। इससे अच्छा तो मैं पैदल ही घर चली जाती हूँ। ये कहकर मोनिका पैदल ही घर की तरफ चलने लग जाती है। वहाँ रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। मोनिका तेज तेज कदम रखते हुए चलती जा रही थी। तभी उसे वहाँ रोती हुई एक बूढ़ी औरत मिलती है। मोनिका उस औरत से पूछती है, अरे आंटी, इतनी शाम को आप अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो और आप रो क्यों रही हो? आपको डर नहीं लगता क्या? क्या बताऊं बेटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक प्यारी सी बेटी थी, उसने भी पिछले हफ्ते नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। जान दे दी? लेकिन क्यों आंटी? मेरी बेटी का नाम अर्चना था, उसकी शादी होने वाली थी। हम लोग गरीब हैं, तो हमारे पास उसके सजने संवरने के लिए पैसे नहीं थे।
जैसे तैसे कुछ रुपए जमा करके वो एक मेकअप वाली के पास गई थी, लेकिन उसने उसका मेकअप करने से मना कर दिया। अर्चना इस बात से बहुत उदास हो गई और उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। बेटी, बूढ़ी औरत की बात सुनकर मोनिका की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मेरी किस्मत में यही लिखा था तो यही सही। आंटी, आपकी बेटी की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ आंटी, मैं ही वो मेकअप वाली हूँ जिसने आपकी बेटी का मेकअप करने से मना कर दिया था। मेरे घमंड ने मेरी आंखों पर बेशर्मी का पर्दा डाल दिया है। आंटी, मुझे माफ कर दो। मोनिका की बात सुनकर बूढ़ी औरत को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी उसकी मरी हुई बेटी अर्चना वहाँ पर प्रकट होती है। अरे आ गई तू, तेरा ही तो इंतजार था। माँ, इसे भागने मत देना, इसे भी उसी नदी में डुबा कर मारना है जिसमें कूदने के लिए इसने मुझे मजबूर कर दिया था। ये कहकर अर्चना मोनिका को रस्सी से बांध देती है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मुझे माफ कर दो अर्चना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो प्लीज अर्चना। मोनिका की बात सुनकर अर्चना और गुस्सा हो जाती है और मोनिका को एक और थप्पड़ लगाती है। उसी दौरान वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और अगले ही पल एक परी वहाँ पर प्रकट होती है। रुको अर्चना, ये तुम क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ कि मोनिका ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इसकी जान लेने का अधिकार मिल गया है। मोनिका को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसे छोड़ दो और तुम्हारी आत्मा को शांति मैं दिलवाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। परी की बात अर्चना और उसकी माँ को समझ आ जाती है और वो मोनिका की रस्सी खोल देती है। वहीं मोनिका भी अपनी गलती के लिए अर्चना से माफी मांगती है और परी रानी के सामने आगे से किसी के साथ बुरा व्यवहार न करने की कसम खाती है। तभी परी अपने जादू से अर्चना और उसकी माँ की आत्मा को मुक्त कर देती है और खुद भी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन से मोनिका कभी किसी को तंग नहीं करती। उसका घमंड हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाता है और अब वो गरीबों की मदद करना सीख जाती है। उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर सब लोग उससे प्यार करने लगते हैं। फिर उस दिन के बाद से मोनिका हंसी खुशी से अपना ब्यूटी पार्लर चलाने की बात है। कहीं दूर एक परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उनमें से एक परी का नाम सुनैना था। सुनैना परी बहुत ज्यादा सुंदर थी, साथ ही उसके लंबे घने बाल थे जो उसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। सुनैना परी का व्यवहार बहुत अच्छा था। सुनैना परी सभी परियों के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और उनसे अच्छे से बात करती थी, जिससे परीलोक की सभी परियां सुनैना परी को बहुत पसंद करती थी। तो वहीं बहुत सी परियां सुनैना परी की सुंदरता से जलती भी थी, लेकिन सुनैना परी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उनसे भी बहुत अच्छे से बात करती थी। वहीं सुनैना परी हर वीकेंड पर पृथ्वीलोक पर भी छाया करती थी और वहाँ मौजूद गरीब और लाचार लोगों की मदद करती थी। लेकिन सुनैना परी को मेकअप करने का बहुत शौक था। एक बार सुनैना परी मेकअप कर रही होती है, तभी सुनैना परी को अचानक से एक आइडिया आता है और सुनैना परी सोचने लगती है और अपने आप से बातें करते हुए बोलती है, वैसे मेकअप तो मैं अच्छा ही कर लेती हूँ, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूँ और सभी को सुंदर बना दूँ। अच्छा एक काम करती हूँ, पहले जाकर रानी परी से पूछती हूँ, क्योंकि उनकी इजाजत लेना तो बहुत जरूरी है। रानी परी अगर मुझे इजाजत दे देती है तो मैं बहुत जल्दी अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ और अपना मेकअप का टैलेंट वहाँ दिखाऊंगी। उसके बाद सुनैना परी तुरंत ही रानी परी के पास पहुँचती है और रानी परी से बोलने लगती है, रानी परी को मेरा प्रणाम। रानी परी, मैं आपसे कुछ बातें पूछने आई हूँ। आज मुझे एक आइडिया आया है, इसलिए मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, जिसे खोलने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं परीलोक में एक ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ? देखो सुनैना परी, मैं तुम्हें ऐसे ही इजाजत नहीं दे सकती और तुम भी अपनी मर्जी से परीलोक में ब्यूटी पार्लर नहीं खोल सकती हो। इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपाय बताती हूँ।
तुम्हें किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी होगी जिसको तुम्हारी सख्त जरूरत हो, और इसके बाद ही मैं तुम्हें परीलोक में ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत जरूर दूंगी। इसलिए पहले तुम किसी जरूरतमंद की मदद करो और उसके बाद मेरे पास आना। ठीक है रानी परी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी ने बोला है कि मुझे किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी है, लेकिन परीलोक में मुझे तो नहीं लगता कि कोई जरूरतमंद मिलेगा भी। इसीलिए मुझे शायद से इस कार्य के लिए धरती लोक में जाना चाहिए। अब मैं जल्दी से धरती लोक की तरफ निकलती हूँ। फिर सुनैना परी तुरंत ही धरती लोक पर चली जाती है। तभी सुनैना परी को कहीं से रोने की आवाज सुनाई देती है। सुनैना परी इधर उधर देखने लगती है। तभी सुनैना परी को दिखाई देता है कि थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी बच्ची रो रही है। सुनैना परी जल्दी से उस बच्ची के पास जाती है और उस बच्ची से बोलती है कि बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? अरे आप तो एक परी हो ना? मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताया था कि परियां सबकी मदद करती हैं। क्या आप भी मेरी मदद करने आई हो? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक परी हूँ। चलो तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वो छोटी सी बच्ची सुनैना परी को बताती है कि परी जी, मेरा नाम आलिया है। मेरे चाचा चाची ने मेरे माता पिता का घर छीन लिया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं कई दिनों से भूखी भी हूँ, लेकिन किसी ने मुझे खाना भी नहीं दिया, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तभी सुनैना परी उस छोटी सी बच्ची को कहती है कि बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना। फिर सुनैना परी आलिया को लेकर एक खाली जगह पर आ जाती है और अपने जादू से वहाँ पर एक बड़ा सा आलीशान घर और कई सारी गाड़ियाँ प्रकट कर देती है। साथ ही उसे पैसा देने वाला जादुई लहंगा भी दे देती है। फिर सुनैना परी कहती है, चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो तो तुम मुझे पुकार लेना। इतना सुंदर घर और लहंगा पाकर आलिया खुशी से उछलने लगती है। जिसके बाद सुनैना परी वहाँ से परीलोक वापस चली जाती है। रानी परी सुनैना परी का काम देखकर बहुत खुश होती है और सुनैना परी को शाबाशी देती है। सुनैना परी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ सुनैना परी, अब तुम परीलोक में अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत पाकर सुनैना परी बहुत खुश होती है और फिर कुछ ही दिनों में सुनैना परी अपना एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और सभी परियों का बहुत ही अच्छे से मेकअप करती है। सभी परियों को सुनैना परी का किया हुआ मेकअप बहुत पसंद आता है और वो परियां खुश होकर सुनैना को ढेर सारे पैसे देती है। इतने सारे पैसे पाकर सुनैना परी भी बहुत खुश होती है। अगर कोई परी एक बार सुनैना परी के ब्यूटी पार्लर में आती है तो वो बार बार वहीं पर आती है। उस दिन के बाद से सुनैना परी सभी का मेकअप करती रहती है और उससे बहुत सारे पैसे कमाती है, जिससे अब वो बहुत अमीर हो जाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।